स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान से ये जो पाठ हम लोग देख रहे थे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। तो इसका पार्ट 2 हम जो है अभी देखने वाले हैं। तो यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो बर्फ़ की नदी हिमनद अत्यधिक ठंडे प्रदेशों अथवा ऊंचे पहाड़ों पर यानी कि पानी के बजाय हिम की वर्षा होती है। तो अत्यधिक जो ठंडे प्रदेश हैं और जितने भी ऊंचे पहाड़ हैं, पानी के बजाय हिम की वर्षा होती है। मतलब वहाँ पानी नहीं गिरता बल्कि क्या गिरता है, बर्फ़ गिरता है। चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर कि पूरी तरह से चारों ओर सफ़ेद जो बर्फ़ की चादर है वो बिछ चुकी है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है कि जितना भी ऊंचा पहाड़, जितना भी ठंडा जो प्रदेश है, वहाँ पर पानी के बजाय क्या गिरता है, बर्फ़ की बारिश होती है, बर्फ़ जो है गिरता है। इस वर्षा में जो हिम है वो धुनी हुई रुई की तरह गिरता है, किंतु ज़मीन पर गिरने के कारण, दबाव के कारण सघन हो जाता है और इसका कुछ अंश कठोर बर्फ़ का रूप ले लेता है। तो ये जो बर्फ़ है कैसे गिरता है, ये जो हिम है वो धुनी हुई रुई, जो रुई होती है उसी की तरह ये जो है गिरता है और बहुत ही हल्का होता है। लेकिन ये जो है लगातार धुनी हुई रुई की तरह ये जो है गिरता रहता है। लेकिन जैसे ही ये जो है ज़मीन पर आ जाता है तो दबाव के कारण इसमें अनेक प्रकार की गाड़ी मोटर, अनेक प्रकार के जितने भी साधन हैं और कुछ कुछ कारणों से इसमें क्या आ जाता है, दबाव के कारण ये जो है सघन हो जाता है, मतलब कठोर रूप ले लेता है। पहले तो ये जो है एकदम रुई की तरह मुलायम होता है, लेकिन जैसे ही ज़मीन पर आता है दबाव के कारण एकदम कठोर हो जाता है, सघन हो जाता है और इसका कुछ अंश कठोर बर्फ़ का रूप ले लेता है। और क्या बोला गया है कि जो इसका कुछ जो भाग है वो कठोर बर्फ़ का रूप में परिवर्तित हो जाता है। हिम क्षेत्र से बर्फ़ नीचे की ओर ढलान के सहारे खिसकता रहता है। तो जो हिम क्षेत्र है उसमें जो बर्फ़ है, जो मान लो की बात, ये जो है एक प्रकार से पहाड़ हम जो है बना रहे हैं, तो यदि इसमें क्या गिर रहा है, बर्फ़ पूरी तरह से इसमें जमा हुआ है, तो ये जो बर्फ़ है वो कठोर रूप ले लेकर के धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता रहता है, नीचे नीचे वो जो है गिरता रहता है और इस खिसकते हुए बर्फ़ को हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। तो इसी खिसकते हुए जो बर्फ़ का जो कठोर जो रूप है उसी को बोला जाता है हिमनद या ग्लेशियर। एक बार और देख लेते हैं। ये आपका हो गया पहाड़। अब ये पहाड़ है, अब इसमें क्या गिर रहा है भैया, इसमें गिर रहा है हिम, बर्फ़ गिर रहा है। इधर भी बर्फ़ गिरा देते हैं। चलिए अब बर्फ़ गिर गया तो ये जो बर्फ़ है वो क्या हो गया, कठोर रूप ले लिया। चलिए इस प्रकार से एक कठोर रूप ले लेता है। अब ये जो है धीरे धीरे कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर इधर आ रहा है। ये इस प्रकार से कुछ नीचे की ओर ये जो है खिसक रहा है। तो इसी को बोला जाता है हिमनद और इसी को क्या बोलते हैं, हिमनद बोलते हैं, ग्लेशियर इसको कहा जाता है। तो आई होप आप ये जो चीज़ है वो अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए यदि समझ ना आए तो ये जो वीडियो है एक बार और देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। नदियों की तरह हिमनद भी घाटियों से होकर के बहता है, अर्थात हिमनद बर्फ़ की नदी है जिसका स्रोत हिम क्षेत्र है। तो जिस प्रकार से नदी जो है घाटियों से होकर के बहती है, बड़े बड़े घाटियाँ वो जो है बनाती है और उसी से होकर के बहती है, ठीक उसी प्रकार से ये जो हिमनद है वो भी किससे, घाटी से होकर के बहता है। अर्थात जो बर्फ़ है वो भी नदी की तरह मतलब घाटियों से होकर के बहता है, लेकिन इसका जो स्रोत है वो क्या होता है, हिम होता है, यानी कि बर्फ़ होता है। हिमालय में अनेक हिमनद हैं जिनमें सबसे बड़ा क्या है, गंगोत्री। तो आपको इसको याद रखना है, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में उभर करके आता है कि हिमालय में जो है बहुत सारे क्या है, हिमनद है। हिमनद यानी कि जो गिरता है, जम जाता है, कठोर हो जाता है और धीरे धीरे ढलान में उतरता है, तो इसी को बोला जाता है हिमनद। तो हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारी हिमनद हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा हिमनद क्या है, गंगोत्री है। इसकी लंबाई जो है 32 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है आपको भी याद रखना है, इसकी लंबाई कितना है, 32 किलोमीटर है। खुम्बू हिमनद नेपाल के एवरेस्ट क्षेत्र में है। तो ये जो खुम्बू हिमनद है वो कहाँ है, नेपाल के एवरेस्ट क्षेत्र में है, पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है।
यह पर्वत की चढ़ाई का सबसे लोकप्रिय मार्ग है। और जो पर्वत की चढ़ने के लिए जितने भी पर्वतरोही होते हैं उनकी चढ़ाई का सबसे क्या है लोकप्रिय मार्ग होता है। वायुमंडल के बढ़ते तापमान के कारण हिमनद में बर्फ़ पिघलने लगे और उनकी लंबाई कम होती जा रही है। अब क्या होता है, धीरे धीरे तापमान बढ़ते जाता है तो ये जो बर्फ़ है वो पिघलने लगते हैं, जिनसे क्या हो जाती है, उनकी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, उनकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो ये था हमारा हिमनद। आगे आते हैं कश्मीर घाटी। यह भी बहुत ही आईएमपी है तो अच्छे से आप जो है समझेंगे। तो कश्मीर घाटी समुद्र तल से 1850 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतों से घिरी कश्मीर घाटी, जिसे झेलम घाटी भी कहते हैं। तो ये जो क्या है 1850 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है स्थित है और इसी को बोला जाता है कश्मीर घाटी, और इसी को क्या बोलते हैं, झेलम घाटी भी इसको कहा जाता है। लगभग 135 किलोमीटर लंबी और 32 किलोमीटर चौड़ी इस पर्वत मध्य मैदान का निर्माण झेलम नदी के द्वारा हुआ है। लेकिन यह भी आश्चर्य की बात है कि पर्वतों के मध्य इतने बड़े मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ। सभी लोग जानते हैं कि ये जो है सोचने की बात है कि ये जो घाटी है वो 135 किलोमीटर लंबी है और 32 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और ये जो है पर्वतों के मध्य एक मैदान का निर्माण जो है हुआ है, और इसका जो निर्माण है झेलम नदी के द्वारा किया गया है। इस मैदान का निर्माण जो है झेलम नदी के द्वारा किया गया है, और ये जो है पर्वतों के बीच स्थित है। अब सोचने वाली बात ये है, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, ये अब जो है पर्वतों के बीच जो है इतने बड़े मैदान का निर्माण कैसे हुआ होगा। तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं इसका उत्तर। तो वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ कभी एक क्या थी, झील थी। मतलब जहाँ पर आज क्या है बहुत बड़ा मैदान है, तो वहाँ पर पहले क्या था, झील था। और एक बार भूकंप के कारण पहाड़ में दरार पड़ने से झील का पानी झेलम नदी में बह निकला। अब क्या होता है, पहले ये जो मैदान था वहाँ पर क्या था, झील था। अब अचानक क्या आता है, भूकंप आता है जिससे पहाड़ में दरार पड़ जाती है। अब पहाड़ में दरार पड़ी जिससे ये जो झील है उसका जो पानी है वो कहाँ निकल गया, झेलम नदी में निकल गया। अब उस प्राचीन झील का अवशेष आज डल झील के रूप में मौजूद है। तो ये जो झील है उसका जो अवशेष है वो आज डल झील के रूप में मौजूद है। देख सकते हैं चित्र में, ये है डल झील, बहुत ही सुंदर है, चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप क्या है, डल झील के रूप में मौजूद है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर इसी घाटी में डल झील के किनारे बसी है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर है, जो कि इसी डल झील के किनारे ये जो राजधानी है वो बसी हुई है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों का एक प्रमुख केंद्र रहा है। तो यहाँ बहुत अधिक मात्रा में जो सैलानी हैं वो घूमने के लिए आते हैं, और बहुत अधिक मात्रा में ये जो है उनके मन को मुग्ध कर देते हैं। भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की भारी संख्या कश्मीर देखने के लिए आती है, और यहाँ से बाहर से भी जो पर्यटक हैं वो कश्मीर को देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। डल झील में तैरते नाव के जिन्हें क्या बोलते हैं, हाउस बोट कहते हैं, विशेष आकर्षक हैं, और यहाँ के लोग आजीविका के प्रमुख स्रोत भी हैं। तो देख सकते हैं डल झील में ये जो नाव तैर रहे हो उनको क्या बोला जाता है, हाउस बोट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है घर की तरह होता है और इसके कारण इसको बोला जाता है हाउस बोट। और ये जो है बहुत ही आकर्षक होते हैं, बहुत ही विशेष प्रकार से इसको बनाया जाता है, और यहाँ के लोगों की ये क्या है, आजीविका चलाने का साधन है। कृषि के अलावा यहाँ कई प्रकार के उद्योग हैं, जैसे कालीन उद्योग, अखरोट की लकड़ी के फर्नीचर, बुनाई, कश्मीरी पश्मीना सार, केसर इत्यादि। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केसर के बारे में। तो करेवा कश्मीर घाटी ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। तो ये जो कश्मीर घाटी है ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों से घिरा हुआ घाटी है। इसका जो धरातल है वो कैसा है, तस्तरी नुमा है, और जैसे कि हम चित्र 2.5 में देख सकते हैं। तो चित्र 2.5 में कहाँ है, चलिए देखते हैं। तो कुछ सॉरी, तो ये आगे है, हाँ ये जो है चित्र 2.5 है, तो इसी को यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो है इसका जो आकार है, धरातल है, कैसा है, तस्तरी नुमा है, और हजारों साल पहले यहाँ बहुत बड़ी झील थी जिसमें चारों तरफ पहाड़ियों से कई नदी नालों का पानी बहा करके आता था। बीच में क्या था, झील था, जिसमें बहुत सारे नदी नालों के जो पानी है वो इसमें आकर के मिलते थे, और ये नदी नाले अपने साथ जो है अवसाद, मिट्टी,
गाद, क्ले इत्यादि जो है अपने साथ बहा करके लाते रहे और उससे झील में जमा करते रहे। अब क्या हो गया, ये झील है और इसमें जो है नदी नालों का पानी इसमें आता था। अब जैसे ही इसमें झील के अंतर्गत आता था, ये है झील ना, ये है झील, तो अपने साथ जो है बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी, ग्ले, खाद वगैरह सब जो है ला करके बहा बहा करके ला करके इस झील में जमा करता था। अब पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया के कारण पीरपंजाल श्रेणी ऊपर उठने लगी, जिससे झील का पानी बाहर निकल गया और इस पहाड़ी कागारी पर सीढ़ीनुमा खेती का काफ़ी उन्नत हुआ। मतलब क्या बोला गया है कि इसमें जो है बहुत अधिक मात्रा में जो जमाव होता गया। अब जैसे जैसे जमाव होता गया और जैसे जैसे समय बीतता गया, तो जो जमाव है वो जो है ऊपर उठने लगता है। अब ऊपर उठने लगता है तो इससे क्या होता है, इसमें जो झील का पानी जो है बाहर निकल जाता है और इसमें जो है पहाड़ी कगारों पर सीढ़ीनुमा जो खेत हैं, कुछ इस प्रकार से सीढ़ीनुमा खेत वहाँ पर बनाए जाते थे, जो कि काफ़ी क्या थे, उन्नत थे, उन्नति के कगारों पर थे और इसे बोला जाता था करेवा। तो ये जो खेत थे सीढ़ीनुमा खेत, उसी को क्या बोला जाता था, करेवा बोला जाता था। यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में इसे वुद्रा भी कहते हैं। और यदि हम कश्मीर की जो क्षेत्रीय भाषा है उसकी बात करें तो इस सीढ़ीनुमा खेत को क्या बोलते थे, वुद्रा कहते थे। इस सीढ़ीनुमा खेती पर बेशकीमती केसर या जारफान की जाफ़रान की जो खेती है वो होती है। तो इन्हीं सीढ़ीनुमा खेतों पर क्या किया जाता है, केसर की खेती की जाती है। केसर को बोला जाता है जाफ़रान भी इसको कहा जाता है। देखते हैं चित्र में, ये जो है केसर का फूल है, ये जो है केसर है, बहुत अधिक क्या होता है, कीमती होता है और इसकी जो कीमत है वो बहुत अधिक होती है। केसर के फूल से वर्तिकाग्रों को अलग किया जाता है तथा इसका उपयोग कई औषधियों तथा जायकेदार खाना बनाने के लिए मसाले के रूप में करते हैं। तो इसका जो उपयोग है केसर का औषधि के रूप में, दवाई वगैरह के रूप में भी किया जाता है। साथ ही साथ लजीज खाने के लिए, जायकेदार खाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और मसाले के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। कश्मीरी केसर दुनिया भर में मशहूर है और इसका जो मूल्य है वो बहुत अधिक क्या है, हाई है, ऊंचा है। तो ये है केसर की बात। अब आते हैं ये जो लद्दाख शीत मरुस्थल का एक गांव, हम जो है अब एक गांव के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि लद्दाख में है, शीत मरुस्थल का एक गांव। जम्मू और कश्मीर राज्य के पूर्वी भाग में एक शीत मरुस्थल लद्दाख स्थित है। तो यहाँ पर बहुत अधिक ठंड, शीत और मरुस्थल मतलब रेगिस्तान। तो ये जो है गर्मी रेत वाला रेगिस्तान नहीं है, गर्मी वाला रेगिस्तान नहीं है, ठंडा वाला रेगिस्तान है। इसी को कारण इसको बोला गया है शीत मरुस्थल, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग में स्थित है शीत मरुस्थल लद्दाख। यह थार की तरह गर्म मरुस्थल नहीं बल्कि शुष्क और ठंडा है। मैंने पहले ही बताया कि जो थार का जो मरुस्थल है वो कैसा है, बहुत ही गर्म है, लेकिन ये जो लद्दाख का जो शीत मरुस्थल है वो कैसा है, शुष्क है और एकदम ठंडा है। पथरीली ज़मीन और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच दूर दराज तक फैले बर्फ़ का सूखा मैदान है, जहाँ बारिश का नाम मात्र भी नहीं है। तो यहाँ बारिश जो है होती नहीं है, मतलब बहुत कम मात्रा में यहाँ पर बारिश होती है। आइए लद्दाख निवासी किम के गांव के बारे में जानें। किम के गांव का नाम है फे। मतलब यहाँ पर बताया गया है एक लद्दाख के निवासी हैं, लद्दाख के निवासी हैं जिसका क्या नाम है, किम नाम है। ये व्यक्ति है, इसका क्या नाम है, किम नाम है। और जो किम के गांव का क्या नाम है, फे नाम है। तो इस प्रकार से बड़ा अजीबो नाम है फे। यह जास्कर घाटी में पेंजिला नदी के किनारे पहाड़ी ढलानों पर 80 घरों का क्या है, घर है। तो ये जो गांव है टोटल जो है 80 घर हैं और इसका गांव का नाम है फे। इस गांव में उपजाऊ भूमि पर ही पत्थर, गारे और ईंट से बने छोटे छोटे घर मौजूद हैं। तो यहाँ के जो घर हैं, भूमि तो उपजाऊ है, साथ ही साथ यहाँ के जो घर हैं गारे और ईंट से बने बने हैं और ये जो है बहुत ही छोटे छोटे घर हैं। टोटल जो है 80 घरों का ये जो गाँव है और इन घरों को बोला जाता है खंगपा। तो खंगपा के नाम से जाना जाता है इन घरों को, जो कि किससे बने हैं, पत्थर, गारे और ईंट से बने हुए हैं। इनकी छतें सपाट होती है। सपाट छतों का उपयोग पशुओं का चारा जमा करने के लिए किया जाता है। तो ये जो खंगपा मतलब जो घर हैं उनकी जो छतें हैं वो कैसी है, सपाट है एकदम। और इन सपाट जो छतें हैं उनका उपयोग किया जाता है पशुओं के चारों को एकत्रित करने के लिए, जमा करने के लिए। इस स्थान पर भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी कठोर है कि यहाँ के लोग मिलजुल कर छोटे छोटे समूह में रहते हैं। मतलब बहुत ही खतरनाक इनकी परिस्थिति है और जो है बहुत ही कठिनाई से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। भौगोलिक परिस्थिति भी वहाँ बहुत ही कठोर है, जिससे यहाँ के लोग जो है आपस में मिलजुल करके छोटे छोटे समूह बना करके यहाँ पर निवास करते हैं।
कीम के गांव के लोग साल भर गर्म कपड़े पहनते हैं जिसे गोंचा कहते हैं। मतलब क्या बोला गया है कि जो कीम है उसके जो गांव के लोग हैं साल भर गर्म कपड़े जो है पहना करते हैं जिसको बोला जाता है गोंचा। और यहाँ केवल जलवायु ही शुष्क नहीं बल्कि गांव में पानी की भी कमी है। अब पानी ही यहाँ नहीं गिरता तो पानी की कमी स्वाभाविक सी बात है। पानी तो यहाँ नाम मात्र है और गिरता भी नहीं होगा। तो पानी की यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कमी है। साथ ही साथ गांव पूरा क्या है, शुष्क है। क्या आप कभी बर्फ़ से जमी हुई नदी पर चले हैं? तो आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं यदि चले होंगे तो। मैं तो नहीं चला हूँ भाई। तो यदि आप जो है चले होंगे तो बता सकते हैं। तो सर्दी के महीने में गांव के पास पेंजिला नदी जम जाती है और लोग उस पर चलते हैं। तो ये जो गांव है हमने पहले पढ़ा था किस नदी पर है, पेंजिला नदी के किनारे जो है बसा हुआ गांव है फे। फे नामक गांव है, नाम का गांव है। तो ये जो गांव है फे वो जो है पेंजिला नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जब जो है सर्दी का महीना आता है, सर्दी का महीना जब चल रहा होता है तो ये जो पूरा का पूरा जो पेंजिला जो नदी है पूरा क्या हो जाता है, जम जाता है। और इस पर जो लोग हैं वो चलते हैं। नदी के जम जाने से एक गांव से दूसरे गांव जाने का छोटा रास्ता बन जाता है। तो जब जो है नदी चल जाती है तो एक गांव से दूसरे गांव जाने का इनका जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा पड़ जाता है। मतलब ये जो है नदी के ऊपर जो है चल करके चले जाते हैं एक गांव से दूसरे गांव। यहाँ के जीवन की परिस्थितियाँ छत्तीसगढ़ से बिल्कुल भिन्न है। हमारे छत्तीसगढ़ से बिल्कुल भी क्या है, यहाँ की जलवायु और यहाँ का जो जनजीवन है पूरी तरह से अलग है, भिन्न है। खेती होती है पर खेत छोटे छोटे हैं क्योंकि ज़मीन पथरीली है। यहाँ खेत तो हैं, खेती भी होती है, लेकिन जो ज़मीन है कैसी है, पथरीली है और समतल भी नहीं है, मतलब उबड़ खाबड़ है। ज़्यादातर लोग मटर, गोभी, आलू, गेहूँ या बाजरा उगाते हैं जो अधिकांशतः घर में उपयोग होता है, बाज़ार में नहीं बेचा जाता। तो ये लोग क्या क्या की खेती करते हैं, मटर, गोभी, आलू, गेहूँ, तो बाजरा, इन सब चीज़ों की क्या करते हैं, खेती करते हैं। लेकिन ये लोग जो है उसको बाज़ार में नहीं बेचते, इसका सिर्फ घर में ही उपयोग करते हैं। अपनी जितने भी सब्जी हो गया, जितने भी अनाज हो गया, उसको जो है ये जो है बाज़ार में बेचते नहीं हैं बल्कि घर में ही उपयोग हो जाता है। ऐसी कृषि जिसमें केवल इतनी उपज होती हो जिससे घर की मूल ज़रूरतें पूरी हो, निर्वाह कृषि कहलाती है। तो आपको इसको याद रखना है कि निर्वाह कृषि किसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट है। इसको जो है आपको शायद ऑप्शनल में पूछ सकते हैं या फिर खाली स्थान के रूप में पूछ सकते हैं। तो आपको इसको याद रखना है कि ऐसी कृषि जिसमें केवल घर की ही उपज होती है, मतलब इतनी ही उपज होती है जिससे घर की मूल ज़रूरतें पूरी होती है, निर्वाह कृषि कहलाती है। तो यहाँ के लोग निर्वाह कृषि करते हैं, यानी कि अपने बाज़ार, इसको सब्जियों को बाज़ार में नहीं बेचते बल्कि घर में ही इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि वर्षा तथा पानी की कमी, जलवायु और मिट्टी की कठोरता के कारण यहाँ साल भर खेती नहीं होती। वर्षा की कमी है, पानी भी यहाँ कम है, जलवायु और मिट्टी भी क्या है, कठोर है। इस कारण से यहाँ पर साल भर तो खेती नहीं हो पाती। खेती केवल गर्मी में मई के अंत से अक्टूबर की शुरुआत तक होती है। जैसे ही मई का महीना क्या होता है, अंतिम चरण में होता है और अक्टूबर की महीने की शुरुआत तक ही यहाँ पर क्या होती है, खेती होती है। मई से लेकर के अक्टूबर तक यहाँ पर जो है खेती होती है। कहाँ, कीम के गांव फे में, जो कि लद्दाख के अंतर्गत आता है। पेंजिला नदी के किनारे ये जो गांव है वो बसा हुआ है। तो आपको इसको याद रखना है अच्छे से। गर्मियों में हिमनद से पिघलकर पानी को नालियों द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है, सिंचाई की जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब जो है गर्मी का मौसम आता है तो जब जो बर्फ़ है वो पिघल जाता है, तो इसका जो पिघल करके पानी का जब रूप ले लेता है तो इस पानी को नाली के द्वारा जो है खेतों तक पहुंचा दिया जाता है और जिससे ये लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। सर्दियों में 1 किलोमीटर दूर सोते यानी कि चश्मे से जो है पानी लाया जाता है। जब सर्दी का महीना होता है तो कुछ सोता है पानी का, तो वहीं से जो है पानी ला लेते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। कभी कभी तो बर्फ़ को पिघला कर भी उपयोग करते हैं। अब इनके पास भैया पानी ही नहीं होगा तो बर्फ़ को पिघलाना तो पड़ेगा ही, तो बेचारे लोग बर्फ़ को भी पिघला लेते हैं और पानी का रूप जो है ये उपयोग कर लेते हैं। लोगों के पास जानवर भी है। प्रमुख जानवर याक, डेमो, जोमो, घोड़े, गधे तथा भेड़ बकरियां हैं। यहाँ के लोग भी जानवर पालते हैं जिनमें याक, डीमो, जोमो, घोड़े, गधे तथा भेड़ बकरियां हैं। जो और जोमो जो है गाय तथा याक के मिश्रित रूप हैं। तो जो है और जोमो ये जो है गाय याक के मिश्रित ही रूप हैं, इसी तरह के होते हैं।
डेमो याक का मादा रूप है। तो ये जो डेमो है याक का क्या है, मादा रूप है। याक तथा जौ का उपयोग खेत जोतने के लिए किया जाता है। तो ये जो है खेत जोतने के लिए याक और जौ का उपयोग करते हैं। वही डीमो, जोमो और भेड़ बकरियों को दूध निकाल कर पनीर और मक्खन बनाया जाता है। तो ये लोग जो है भेड़ बकरियां और जो डेमो जोमो है, डीमो जोमो, तो अलग अलग प्रकार से नाम है, मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है। तो इससे पनीर भी निकाल लेते हैं, मतलब पनीर बनाते हैं, मक्खन वगैरह बनाते हैं दूध निकाल करके, और खेत जोतने का ये जो है कार्य करते हैं। और क्या है कि गर्मियों में कुछ परिवार गांव की भेड़ बकरियों को लेकर ऊंचे चारागाहों में चले जाते हैं। तो गर्मी का मौसम जब आता है तो वहाँ पर पूरी तरह से क्या हो जाती है, चारा कम पड़ जाता है भेड़ बकरियों के लिए, जानवरों के लिए। ये लोग क्या करते हैं, भेड़ बकरियों को लेते हैं, चलो भैया तुम दूसरे जगह चलो चारा के लिए, ऐसा करके उसको दूसरे जगह पर ले जाते हैं, पहाड़ों पर। सर्दियों में ऊंचाई पर ठंड बढ़ जाती है तो वे पुनः अपने गांव में लौट आते हैं। अब ये निकलते हैं किस में, गर्मी के मौसम में, कि चलो भैया अब हमारे गांव में क्या हो रहा है, चारे की कमी हो रही है। ऐसा करके जो है ऊंचे पहाड़ों पर चले जाते हैं। अब जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, सर्दी का मौसम आता है तो ठंड बहुत बढ़ जाती है, फिर से अपने गांव आ जाते हैं, गए फिर वापस आ गए, गए फिर वापस आ गए। तो इस तरह से अपना जीवन जो है चलाते हैं। जानवरों के साथ मौसमी परिवर्तन के अनुसार होने वाले इस प्रवास को क्या बोला जाता है, मौसमी प्रवास कहा जाता है। तो ये चीज़ फिर से आ गया आपका इम्पोर्टेंट। ये लोग क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में जाते हैं कहाँ, ऊंचाई वाले स्थानों में। अब फिर से जब सर्दी का मौसम आता है फिर से अपने गांव में चले जाते हैं, और साथ में किसको ले जा रहे थे, अपने जानवरों को। तो जानवरों के साथ ये जो है क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, जो है प्रवास करते हैं। तो इसी को बोला जाता है मौसमी प्रवास। तो आपको भी इसको याद रखना है, क्योंकि इसको भी पूछ सकते हैं 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्दियों में जब जो है खेती नहीं होती तब भेड़ बकरियों की ऊन से महिला वस्त्र बनाती है। क्या बोला गया है कि जब ये जो है कब से कब तक करते हैं, इसको भी याद रखना है, मई से लेकर के अक्टूबर तक ये जो है खेती करते हैं। अब भैया सर्दी में तो ये जो है खेती नहीं कर सकते, तब ये क्या करते हैं कि जो महिलाएं हैं वो जो है भेड़ बकरियों के ऊन से क्या बनाती है, वस्त्र बनाती है, कपड़े बनाते हैं। ये लोग प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाकर जीते हैं तथा उपलब्ध किसी भी वस्तु को व्यर्थ नहीं होने देते। बेचारे लोगों के पास जो है संसाधन की कमी है, सबसे ज़्यादा कमी तो इनके पास पानी की है। हम तो पानी को बिना एक पल भी नहीं जी सकते, और हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो पानी को इतना व्यर्थ करते हैं, पूछो ही मत। तो ये जो है प्रकृति के साथ बहुत अच्छा संबंध बना करके जीते हैं, तभी ये जो है जी पा रहे हैं। वैसे हमारे तरफ होता ना, हमारे तरफ के लोगों को भेज देते तो तुरंत दूसरे दिन वापस आ जाते, ये लोग नहीं जी सकते। तो इसी प्रकार से इनके लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।